What if procuring agency receives single responsive bid in goods, works and services under Public Procurement Rules 2004? ये बहुत कॉमन है कि एक सिंगल बिड रिसीव होती है, तो उस सिंगल बिड को अंडर पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 किस तरीके से हैंडल किया जाए, टैकल किया जाए। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स में रूल 38B जो है वो डील करता है सिंगल रिस्पॉन्सिव बिड इन गुड्स, वर्क्स एंड सर्विसेज। This rule consists of two parts, Rule 38B1 and Rule 38B2. So first of all, we will discuss Rule 38B1. Under Rule 38B1, the procuring agency shall consider single bid in goods, works and services. So works shall has been used, thereby meaning that it is obligatory for procuring agency to consider single bid. However, there are some conditions to consider single bid. First one, the bid must meet evaluation criteria. So whatever evaluation criteria has been defined in bidding document or advertisement, bid must meet that evaluation criteria. And bid ensures compliance of specifications and other terms and conditions of bidding documents or advertisements. B is the bid must not be in conflict of with any provision of the ordinance. Ordinance means Public Procurement Regulatory Ordinance 2002. C is the bid must conforms to technical specification. टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दो दफ़ा मेंशन हुआ है, एक जो ए है उसमें भी मौजूद है और ये जो सी है इसमें भी मौजूद है। ए में परहैप्स ये जो बात कर रहे हैं वो जनरल स्पेसिफिकेशन की कर रहे हैं और सी में तो ये खैर मेंशन ही है कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है। जो डी है, इट हैज़ फाइनेंशियल कंफर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रेट रीजनेबिलिटी। तो ये बहुत अहम है। ये चार चीज़ें हैं, ए जिसमें ये कि वो एवोल्यूशन क्राइटेरिया को मीट करे और कंप्लायंस हो स्पेसिफिकेशंस और अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट और बिडिंग डॉक्यूमेंट का। सेकंड बड़ी अहम चीज़ ये है कि बिड जो है वो इन शुड नॉट बी इन कंफ्लिक्ट विद एनी प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जो 2002 पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस है उसके किसी भी प्रोविजन की इन कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड है कंफर्म्स टू टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड लास्ट इज द बिड हैज फाइनेंशियल कंफर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रेट रीजनेबिलिटी। रेट रीजनेबिलिटी ये काफ़ी अहम है। तो अब इसको हाउ टू फाइंड अ रेट रीजनेबिलिटी, ये काफ़ी ये चीज़ डिस्कस होती है कि यार बिड सिंगल बिड आ गई है, अब इस रेट को किस तरह वेरीफाई करें कि ये इसकी जो रेट है वो रीजनेबल है या नहीं है। Public Procurement Regulatory Authority in its standard bidding documents for procurement of goods provides guidance for abnormally low bid. अभी रिसेंटली पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कुछ बिडिंग डॉक्यूमेंट है वो स्टैंडर्ड फराम किए हैं जिसमें उन्होंने एक प्रोसीजर दिया है कि नॉर्मली लो बिड हो तो उसका जो रेट रीजनेबिलिटी है वो हम कैसे इस्टेब्लिश करें। तो जो सबसे पहली चीज़ उन्होंने जो एक तरीका बताया वो ये कि कंपेयरिंग द बिड प्राइस विद कॉस्ट एस्टीमेट। जो भी प्रोक्योरिंग एजेंसी अगर कोई एस्टीमेट ज़ाहिर है वो बनाती है तो बिड को उससे कंपेयर किया जाए, या फिर ये कि जो कोटेशन ले लिया जाए मार्केट से एग्जिस्टिंग। देखें होता ये है कि जब कॉस्ट एस्टीमेट प्रिपेयर होते हैं तो वो काफ़ी पहले प्रिपेयर होते हैं, फिर इंटरनल डिपार्टमेंट के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उसके बाद वो टेंडर फ्लूट होता है, तो तब तक हो सकता है वो कॉस्ट एस्टीमेट जो है वो अप्लीकेबल ना हो। तो उसका दूसरा तरीका यही है कि आप मार्केट से कोटेशन भी कोई लेके उसको बिड से कंपेयर कर सकते हैं। जो सेकंड चीज़ है कि कंपेयरिंग द बिड प्राइस विद बिड्स ऑफर्ड बाय अदर बिडर्स सबमिटिंग सब्सटेंशियली रिस्पॉन्सिव बिड्स। सेकंड उन्होंने तरीका ये बताया कि ज़ाहिर है जब दूसरी जो बिड्स आ रही होंगी तो बिड को आप उससे भी कंपेयर कर लें कि सेकंड लोअर से थर्ड लोअर से कि यार कितना डिफरेंस है। अगर तो एक बहुत कम मार्जिन है सेकंड थर्ड फोर्थ बिड्स में तो इससे ये है कि जो बिड आई है वो रीजनेबल बिड है।
लास्ट है कि कंपेयरिंग द बिड प्राइस विद प्राइसेस पेड इन सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स इन रीसेंट पास्ट इधर गवर्नमेंट और डेवलपमेंट पार्टनर फंडेड। जो लास्ट यही है कि अगर आपने इसी तरह की कोई प्रोक्योरमेंट की है, उसमें कोई प्राइसेस पे की हैं, आपने की हैं, किसी और ने की हैं, तो उससे भी इसको कंपेयर किया जा सकता है। अच्छा, ये जो पार्ट है कंपेयरिंग द बिड प्राइस विद बिड्स ऑफर्ड बाय अदर बिडर्स सबमिटिंग सब्सटेंशियली रिस्पॉन्सिव बिड्स, ज़ाहिर है ये हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिंगल रिस्पॉन्सिव बिड को कर रहे हैं। जो हमारे केस में एप्लीकेबल हो सकता है वो ये कि कंपेयरिंग द बिड प्राइस विद कॉस्ट एस्टीमेट एंड कंपेयरिंग द बिड प्राइस विद प्राइसेस पेड इन सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स इन रीसेंट पास्ट इधर गवर्नमेंट और डेवलपमेंट पार्टनर फंडेड। तो ये दो तरीके पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अपने जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स में बताए हैं, उससे हम सिंगल रिस्पॉन्सिव बिड की रेट रीजनेबिलिटी को स्टेब्लिश कर सकते हैं। रूल 38(1) में जो लास्ट है वो एक एक्सेप्शन उन्होंने दी है। वो कहते हैं कि प्रोवाइडेड डेट एक्सेप्ट अनसोलिसिटेड प्रपोजल इन केस ऑफ प्री क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स सिंगल बिड शेल नॉट बी इंटरटेन्ड। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? रूल 15 के तहत प्रोक्योरिंग एजेंसी टेंडर फ्लूट करने से पहले प्री क्वालिफिकेशन का प्रोसेस कंडक्ट कर सकते हैं। तो अगर उस प्री क्वालिफिकेशन के नतीजे में सिर्फ एक बिड क्वालिफाई करेगी तो वो सिंगल बिड जो है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। ज़ाहिर है अगर हम से कि उस सिंगल बिड जो प्री क्वालिफाई है उसको कंसीडर करते हैं और प्रोसेस आगे करते हैं, अब वो फिर ये हो सकता है कि वो सिंगल प्री क्वालिफाइड बिडर जो है वो अनरीजनेबली हाई फाइनेंशियल बिड जो है ना वो जमा कर सकता है। तो इसलिए सिंगल जो प्री क्वालिफाइड बिड है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस रूल 38(b)(2). ये रूल कहता है द प्रोक्योरिंग एजेंसी शेल मेक अ डिसीजन विद ड्यू डिलीजेंस एंड इन कंप्लायंस विद जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। अच्छा, ये कहते हैं कि भाई जो भी प्रोक्योरिंग एजेंसी डिसीजन करेगी सिंगल रिस्पॉन्सिव बिड के हवाले से वो विद ड्यू डिलीजेंस हो और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट है उसको फॉलो करे। स्पेशली वो जो कह रहे हैं इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड वैल्यू फॉर मनी, उन्होंने वैसे तो 6 प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने इन 3 को स्पेसिफिकली रेफर कर दिया है कि जो भी फैसला आप करें इकोनॉमी को मद्देनजर रखें, एफिशिएंसी को मद्देनजर रखें और वैल्यू फॉर मनी को, ये काफ़ी अहम है। अब जनरल जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्योरमेंट है रूल नंबर 4 पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये उसकी ये बात कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, वैल्यू फॉर मनी को पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स ने डिफाइन किया हुआ है, जिसका मतलब है कि बेस्ट रिटर्न्स फॉर ईच रुपीज स्पेंट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, टाइमलाइननेस, आफ्टर सेल सर्विसेज, अपग्रेड एबिलिटी, प्राइस, सोर्स एंड कम्बिनेशन ऑफ होल लाइफ of cost, quality and cost and quality to meet the procuring agencies requirement। तो वैल्यू फॉर मनी बेसिकली एक बहुत आई मीन काफ़ी सारी इसमें चीज़ें उन्होंने बड़ी क्लियर कट उन्हें बताई हुई है कि जब भी आप सिंगल बिड के हवाले से कोई डिसीजन लें तो इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड वैल्यू फॉर मनी को मद्देनज़र रखें उसको।